क्लास 7 चैप्टर 5 पॉलिटिकल साइंस, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कॉमिक से स्टार्ट कर रहे हैं। Xavier was happy with the results of his class 10 board exams. Though his marks in science and maths were not high, he had done well in his favorite subjects, history and languages. Well, his parents saw his report card and however they did not look pleased at all. My goodness, Xavier, you have managed only 65% in maths. Your marks in physics are low too. I know, but it's okay because I don't want to take maths or science. I want to study history. Why do you want to take history? Think about your future. You have to get a good job. History will not help. It has no scope. But I don't like maths or science. Be sensible, son. Take maths and you can study computers side by side. The job market for computers is very good. तो इसके अंदर जो हम कॉमिक पढ़ रहे हैं ये क्या हमको बताना चाह रहे हैं, जैसे हमने जो पिछले लेक्चर में भी पढ़ा डिस्कस किया कि इट्स नॉट जस्ट विमेन जिनको है किसी तरह का प्रेशर फेस करना पड़ता है, किसी तरह का स्टीरियोटाइप फेस करना पड़ता है, इवन बॉयज़ को भी स्टीरियोटाइप फेस करना पड़ता है। और यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखा कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये होता है कि आपको गुड सैलरी चाहिए, गुड सैलरी के लिए मार्क्स अच्छे चाहिए, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। और गुड सैलरी क्यों चाहिए? क्योंकि आपको अपनी फैमिली संभालनी है। सेम वे में यहाँ पर भी क्या है, अब अगर कोई बच्चा बोलता है कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना है या फिर कोई लैंग्वेज में, मान लो इंग्लिश में पढ़ कुछ करना है या हिंदी में मुझे कुछ करना है, तो उसको ज़्यादा अच्छी, क्योंकि लोगों को लगता है उसके अंदर कोई स्कोप नहीं है, इसकी वजह से वो चाहते हैं कि साइंस लेके या तो इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ या फिर मैथ साइंस ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स लो जिसमें स्कोप हो। जैसे यहाँ पे उसके फादर कहते हैं कंप्यूटर्स कर लो क्योंकि उसमें बहुत स्कोप है। सेम वे में इंजीनियर्स बोलते हैं लोग कि इंजीनियरिंग कर लो। क्यों बॉयज को बोलते हैं? ताकि आपको अच्छे पैसे मिले, सैलरी अच्छी मिले, ताकि आपकी फैमिली आप उसको आराम से चला पाओ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लर्निंग फॉर चेंज। गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. As more and more children enter school every year, we begin to think that it's normal for all children to go to school. Today, it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children. Important line. अभी अभी जैसे हम देखते हैं कि सब बच्चे स्कूल जाते हैं, नॉर्मल है हमारे लिए तो कि स्कूल जाना ही है ऑब्वियसली, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब स्कूल भेजना बच्चों को नॉट अप्रोप्रिएट माना जाता था, यानी कि माना जाता था कि अच्छा नहीं है बच्चों को स्कूल भेजना. But in the past, the skill of reading and writing has known to only a few. Most children learned the work their families or elders do. अभी भी अगर आप देखोगे तो जो लोग अच्छे स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते या बहुत सारी फैमिलीज हैं जैसे जो भी अपने बच्चों को इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं भेजना चाहते, वो क्यों नहीं भेजना चाहते? ताकि वो चाहते हैं कि बच्चे जो है काम सीखें, काम सीख के पैसे कमाना स्टार्ट कर दें छोटी एज के अंदर ही। इसकी वजह से वो क्या है, बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते ताकि वो पढ़े लिखे क्या करना है, इससे अच्छा सीधा किसी कहीं पे काम पे लगा दो ताकि पैसे आए और घर चल पाए। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स. तो अब हम पढ़ रहे हैं कि ये तो क्या है नॉर्मल बच्चों के लिए, लेकिन लड़कियों को माना जाता था, चाहे आप अमीर फैमिली से हो, रिच फैमिली से हो, चाहे पुअर फैमिली से, आपको पढ़ने नहीं देंगे बस. In communities that taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet. Even in families where skills like pottery, weaving and craft were taught. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. पुराने टाइम में पता है क्या होता था, सारे लोग नहीं बच्चों को पढ़ाते थे, मतलब हमारे पास बहुत, अगर पुराने टाइम पे जाए तो ऐसे प्रॉपर स्कूल्स, प्रॉपर सिलेबस पढ़ने को नहीं होता था, तो बच्चे कैसे पढ़ते थे, जो उनकी फैमिली करती आ रही है वो वही सीखते थे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वीवर के घर में हो तो वीवर, आपके जो फादर हैं जो वीविंग करते हैं, वो आपको वीविंग सिखाएंगे, आप भी वीवर बनोगे, फिर आप भी अपने बच्चों को वही सिखाओगे. तो ऐसे क्या है, एक पूरी जनरेशन्स, डिफरेंट जनरेशन्स जो होती हैं एक ही फैमिली की, वो सेम ही काम करती हैं. सेम वे अगर आप पॉटरी में हो या क्राफ्ट में हो तो आप सेम ही काम करते रहोगे. आपने अपने फादर से सीखा, आप अपने बच्चों को सिखाओगे, वो अपने बच्चों को, तो सेम ही फैमिली की डिफरेंट जनरेशन सेम काम करेंगी. क्यों? क्योंकि बहुत पहले टाइम पे क्या था, हमारे पास जो है ऐसे स्कूल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था या प्रॉपर सिलेबस की यही पढ़ना है, वो कॉन्सेप्ट नहीं था, तो लोगों को जो आता था वो उनको वही सिखा देते थे, लेकिन लड़कियों को वो भी नहीं सिखाते थे. सो बाय चांस अगर कोई वीवर है जिसकी फैमिली में एक बेटी पैदा हो गई, तो वो क्या करेंगे, उसको जनरल चीजें सिखा देंगे. जैसे मान लो अगर वो बैम्बू वीविंग कर रहा है तो वो उसको बोल देंगे कि बैम्बू उठाकर ला के दो, बैम्बू काट के दो, ये करो. इवन अगर वो ये भी काम करेगी तो हम उसको मानेंगे नहीं कि वो वीवर, हम मानेंगे वो कोई काम नहीं करती, भले वो बैम्बू काट रही है, उसका लेके आ रही है, तोड़ रही है, जो भी कर रही है, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे.
Even in families where skills like pottery, weaving, and craft were taught, the contribution of daughters and women was only seen as supportive. Supportive यानी कि help कर दी. For example, pottery के अंदर मिट्टी बना दी, मिट्टी गीली कर दी, जो वो जिसपे जो हम आगे पढ़ेंगे, जो पॉटर्स व्हील होता है उसको उसको प्रिपेयर कर दिया, उसको चला लिया, उसको घुमाना होता है वो कर दिया, तो उसको सपोर्टिव वर्क देखते थे. ये नहीं देखते थे कि ये भी पॉटरी कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं काम में बस. For example, in the pottery trade, women collected the mud, prepared earth for the pots, but since they did not operate the wheel, they were not seen as potters. तो क्योंकि उन्होंने प्रॉपर पॉट नहीं बनाया, व्हील के ऊपर मिट्टी रखकर उसको शेप वो नहीं किया, तो उसको पॉटर नहीं माना जाता था. भले ही उनको जो भी थोड़ा बहुत काम करते थे, उनको सपोर्टिव काम वही सिखाते थे कि कैसे आपने सपोर्ट करना है, मेन काम उन्हें नहीं सिखाते थे. In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. 19th century important, यहाँ पे हमें new ideas समझ में आए. Schools became more common in communities that had never learned reading and writing, started sending their children to school आने शुरू हो गए. But there was a lot of opposition to educating girls even then. Yet many women and men made efforts to open schools for girls. Women struggled to learn to read and write. तो भले ही हमने देखा 19th सेंचुरी में जब स्कूल बनने स्टार्ट हुए तो क्या है, बच्चों ने जब पढ़ना लिखना असली में स्टार्ट किया स्कूल जाकर, तब भी लोग मानते थे कि लड़कियों को हमें नहीं भेजना चाहिए. यहाँ पे हम साइड में ये बॉक्स पढ़ेंगे. रामबाई शोन अबव विद हर डॉटर, इस रामबाई की स्टोरी पढ़ रहे हैं. रामबाई शोन अबव विद हर डॉटर campaigned the cause of women's education. She never went to school but learned to read and write from her parents. She was given the title of Pandita because she could read and write Sanskrit. पुराने टाइम में क्या था, संस्कृत was a very important language इंडिया के अंदर, और ज़्यादातर पंडित को संस्कृत लैंग्वेज आती थी, तो तभी उसका नाम पंडिता रख दिया. A remarkable achievement as women then were not allowed such knowledge. She went on to set up a mission in Khed near Pune in 1898, where widows and poor women were encouraged not only to become literate but to be independent. Very important. वो क्या करती थी, उसके मिशन का एम क्या है, वो क्या करते थे, विडोज एंड पुअर वुमेन को उनको क्या सिखाते थे, लिटरेट तो बनाते थे, यानी कि पढ़ना लिखना तो सिखाते थे, साथ में इंडिपेंडेंस भी देते थे. They were taught a variety of skills from carpentry to running a printing press. Skills that are not usually taught to girls even today. The printing press can be seen in the picture of the top left corner. Rambai's mission is still active today. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो प्रिंटिंग प्रेस आपको ये इस पिक्चर में दिख रही है, ये वाली पिक्चर में यहाँ पे लेडीज जो है प्रिंटिंग प्रेस चला रही हैं. अगर पिक्चर डिस्क्रिप्शन पेपर में आ जाए तो भी, तो वो काम तब सिखाती थी रामबाई उनको, जो कि अभी भी लड़कियों को नहीं सिखाते. प्रिंटिंग प्रेस, कारपेंट्री सिखाती थी, किनको, विडोज एंड पुअर वुमेन को skills सिखाते थे. Let us read about the experience of Raj Sundari Devi, who was born in West Bengal. West Bengal some 200 years ago. At the age of 60, she wrote her autobiography in Bangla. Her book titled Amar Jiban is the first known autobiography written by an Indian woman. Very important. अमर जीवन क्या है, किसने लिखी है, राज सुंदरी देवी ने. कहाँ पे थी राज सुंदरी, वेस्ट बंगाल, एट द एज ऑफ 60, एंड इज द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमन. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. उन्होंने क्या किया, पढ़ना लिखा तो ऑब्वियसली, साथ में बुक भी लिखी. राज सुंदरी देवी वॉज अ हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड्स family. At that time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and become a widow. तो ये जो टैबूज बनते थे, टैबूज यानी कि ये जो हम जिसको हम बोलते हैं अंधविश्वास, ये जो जब बनते थे, ये क्यों बनते थे. मान लो मैं आपको कहती हूँ कि आप पढ़ लिख नहीं सकते क्योंकि आप एक फीमेल हो, या इसकी वजह से आप पढ़ लिख नहीं सकते, तो आप पूछोगे क्यों नहीं पढ़ सकती मैं.
है ना। सबसे पहले तो इंसान पूछेगा क्यों क्यों नहीं मैं कर सकते, तो क्योंकि उसका कोई रीजन नहीं है। मैं आपको क्यों बताऊं कि क्यों नहीं पढ़ लिख सकते, क्योंकि उसका कोई रीजन नहीं है, इसीलिए हम टैबूज बनाना शुरू कर देते थे, यानी कि अंधविश्वास बनाना शुरू कर देते थे। तो मैं तुमको कहूंगी कि तुम इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि क्या है, भगवान गुस्सा हो जाएंगे, या फिर जो है तुम्हारा पति जब तुम बड़ी होगी वो मर जाएगा, तुम विडो हो जाओगी। ये सुन के कुछ लोग में भी डर जाए, क्योंकि पुराने टाइम में जो था बहुत नॉलेज लोगों को नहीं होती थी, साइंस की नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो टैबूज जो थे इन पे बहुत विश्वास करते थे लोग। अगर कोई कह दे कि आपका ये मर जाएगा या बैड लक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो लोग उसको मानते थे। इसकी वजह से जब लोग ऐसे बोल देते थे तो वो समझ जाते थे, तो वो बोलते थे भाई नहीं नहीं पढ़ना लिखना हमने। Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage. ये टैबू होने के बावजूद भी जो राजसुंदरी देवी है, उन्होंने पढ़ना लिखना खुद सीखा अपनी मैरिज के बाद। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट dawn and I would still be at it until well beyond midnight. I had no rest in between. I was only 14 years old at the time. I came to nurture a great longing. I would learn to read and I would read a religious manuscript. I was unlucky in those days. Women were not educated. Later, I began to resent my own thoughts. What is wrong with me? Women do not read. How will I do it? Then I had a dream. I was reading the manuscript of Chaitanya Bhagavat, The Life of a Saint. Later in the day, as I sat cooking in the kitchen, I heard my husband say to my eldest son, Bepin, I have left my Chaitanya Bhagavat here. When I asked for it, bring it in. He left the book there and went away. When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. It was a job hiding it, for nobody must find it in my hands. My eldest son was practicing his alphabets at the time. I hid one of them as well. At times, I went over that, trying to match letters from that page with the letters that I remembered. I also tried to match the words with those that I would hear in the course of my day. With tremendous care and effort and over a long period of time, I learned how to read. तो आपने जो मैंने आपको पहले बोला था कि जब हम स्टीरियोटाइप कुछ तोड़ते हैं या फिर जब भी हम कुछ ऐसा काम करते हैं जैसे कि राजसुंदरी देवी का हम पढ़ रहे हैं, तो ये इजी नहीं होता। ऑब्वियसली ऐसा नहीं था, अगर वो बाहर जाती है अपने हस्बैंड को कहती है, किसी को भी कहती है कि मुझे पढ़ाओ, तो वो ये नहीं कहते कि हाँ ठीक है हम पढ़ाते हैं। वो पूछते हैं कि क्यों, तुम चाहते हो कि हमारे घर में बैड लक आए, तुम चाहते हो कि जो तुम्हारा हस्बैंड है वो मर जाए। तो ये रिस्पॉन्स होते थे पुराने टाइम के लोगों के। तो ये इजी नहीं होता था, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने किया है इसको। After learning the alphabet, Rajsundari Devi was able to read the Chaitanya Bhagavat. Through her own writing, she also gave the world an opportunity to read about women's life in those days. Rajsundari Devi wrote about her everyday life experiences in detail. There were days when she did not have a moment's rest, no time even to sit down and eat. तो उस टाइम पे क्या है, हमको दो चीज़ों का पता लगा। एक तो उन्होंने फर्स्ट फीमेल वो ऑथर बनी जिन्होंने बायोग्राफी लिखी है, साथ में उन्होंने उस टाइम की विमेन की हालत बताई कि कैसे काम घर में करना था, फिर भी लोग मानते थे कि लड़कियां कुछ काम नहीं करती, कितना उनको काम होता था। अब हम सबसे ऊपर वाले पेज पे आकर सबसे पहले साइड का एक लर्निंग टू रीड एंड write led some women to question the situation of women in society. They wrote stories, letters, and autobiographies describing their own experiences of inequality. In their writings, they also imagined new ways of thinking and living for both men and women. तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने आगे पढ़ा कि जब राजसुंदरी देवी उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसके अंदर भी उन्होंने हमें बताया कि कैसे उन्होंने ये बताया हमें कि कैसे कुछ दिन ऐसे होते थे जब उनके पास इवन बैठ के आराम से खाना खाने का भी टाइम नहीं होता था, वो इतनी बिजी होती थी अपने काम में। तो सेम वे यहाँ पे जो भी लेडीज उस टाइम पे पढ़ी लिखी थी या जिन्होंने सीखा, अपने आप को एजुकेट किया, उनके पास एक ही क्वेश्चन था कि वो अपनी सिचुएशन को क्वेश्चन करती थी सोसाइटी में, कि विमेन जो है सोसाइटी के अंदर उनकी सिचुएशन ऐसी क्यों है, उन्हें क्यों नहीं पढ़ने लिखने दिया जाता। और इसमें फिर वो क्या करती थी, अपनी ऑटोबायोग्राफीज के अंदर वो स्टोरीज बताती थी, अब अपनी स्टोरीज, कि उनकी जो इनइक्वालिटी उनके साथ हुई कि आप फीमेल हो ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, इनइक्वालिटीज की स्टोरी वो शेयर करते थे और आइडियाज देते थे कि कैसे विमेन एंड मैन को इकट्ठे एक साथ रहना चाहिए।
अब हम ये पढ़ेंगे रोकिया शखावत हुसैन एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडीलैंड. Rokia Shekhawat Hussain was born into a rich family who owned a lot of land. Though she knew how to read and write Urdu, she was stopped from learning Bangla and English. In those days, English was seen as a language that would expose girls to new ideas which people thought were not correct for them. क्यों? जब हम ब्रिटिशर्स को देखते थे तो इंग्लिश अगर लड़के पढ़े इट्स फाइन, लेकिन गर्ल्स को इंग्लिश नहीं पढ़ाने दे सकते थे. क्यों? क्योंकि उनका माइंड ना करप्ट हो जाए. ये लोगों की आइडियोलॉजी थी पहले कि इंग्लिश अगर लड़कियों को पढ़ाओगे तो उनका माइंड जो है करप्ट हो जाएगा, यानी कि उन दिमाग में अजीब अजीब थॉट्स आएंगे या फिर वो उनको अकल नहीं रहेगी ऐसे. Therefore, it was mostly boys who were taught English. Rokia learned to read and write Bangla and English with the support of her elder brother and an elder sister. She went on to become a writer. She wrote a remarkable story titled Sultana's Dream in 1905 to practice her English skills when she was merely 25 years old. This story imagined a woman called Sultana who reaches a place called Ladyland. Ladyland is a place where women have the freedom to study, work, create inventions like controlling rain from the clouds and flying air cars. In this Ladyland, the men had been sent into seclusion, their aggressive guns and other weapons of war defeated by the brain power of women. Seclusion यानी अलग कर दिया उन्हें. Seclusion का meaning अलग कर दिया. As Sultana travels in Ladyland with sister Saraha, she wakes to realize that she was only dreaming. As you can see, Rokia Shekhawat Hussain was dreaming of women flying planes and cars even before girls were even allowed to go to school. This was the way in which education and learning had changed Rokia's own life. Rokia did not stop at getting education just for herself. Her education gave her the power not only to dream and write, but also to do more, to help other girls go to school and to build their own dreams. In 1910, she started a school for girls in Kolkata, and to this day, the school is still functioning. तो हमने रोकिया की स्टोरी पढ़ी. उन्होंने जो बुक लिखी थी सुल्ताना's ड्रीम, जहाँ पे उन्होंने ये इमेजिन किया कि लड़कियां जो हैं वो इवन कार्स उड़ा रही हैं या फिर बादल कंट्रोल कर रही हैं या फिर अलग अलग इन्वेंशंस की जहाँ पे बात हो रही है, अलग अलग इन्वेंशंस कर रही हैं. और उन्होंने एक कंपैरिजन ये किया कि विमेन जो है उनके पास ब्रेन पावर है. अगर आप लास्ट लाइन यहाँ पे पढ़ोगे, एक कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट जो सुल्ताना's ड्रीम के अंदर है वो ये है कि उन्होंने बोला कि विमेन जो है उनके पास ब्रेन पावर है और मेन के पास सिर्फ अग्रेसिव गन्स हैं. यानी कि जितनी भी डिस्ट्रक्शन और वॉर्स होती हैं उनका कॉज उन्होंने मेन को बताया, विमेन को ब्रेन पावर करके बताया. और उस टाइम पे ये सोचना, मे भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर उसने ऐसा स्टोरी लिख दी. तो इसमें क्यों बड़ी बात है? क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम पे लड़कियों को बोलते थे कि आप पढ़ लिख भी नहीं सकते, वो ये इमेजिन कर रही थी कि लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, पढ़ लिख तो छोड़ो इन्वेंशंस, डिफरेंट इन्वेंशंस कर रही हैं. दैट्स वाई ये जो स्टोरी है सुल्ताना's ड्रीम इतनी इंपॉर्टेंट है. इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.